होने जा रही है सबसे बड़ी और कड़ी टक्कर, क्योंकि राम मंदिर से लेकर 3 तलाक तक और भगवा एजेंडे से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड तक देश में बहुत बड़ी बहस इस समय छिड़ी हुई है। और इन तमाम सवालों पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और अपने तीखे अंदाज के लिए मशहूर असादुद्दीन ओवैसी की सीधी टक्कर होगी बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा के साथ, यानी वो आमने सामने होंगे। ये अब तक की सबसे जोरदार बहस होने वाली है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलकर ये कह दिया है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, मंदिर तो बंद कर ही रहेगा। इन तमाम सुलगते सवालों पर आज होगी आर पार की टक्कर। आमने सामने होंगे डॉक्टर संबित पात्रा और साथ ही साथ ओवैसी, यानी आर पार की टक्कर में ओवैसी बनाम डॉक्टर संबित पात्रा। आज यही होगी सबसे बड़ी और जोरदार टक्कर। लेकिन पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में मध्यस्थता की पहल की है। धर्म और आस्था से जुड़ा है अयोध्या का मामला। दोनों पक्ष बातचीत से मसला सुलझाए। राम मंदिर संवेदनशील मुद्दा है, जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करेगा प्रमुख मध्यस्थ, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और मेरे साथ मौजूद हैं 2 बड़े मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता नेता असादुद्दीन ओवैसी साहब है अध्यक्ष एआईएमआईएम के। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर, इस सबसे बड़ी टक्कर में, आर पार की टक्कर में आप दोनों का स्वागत है। ओवैसी साहब, पहला सवाल आप ही से पूछते हैं। आप हमेशा उल्टी लाइन पर चलते हैं। कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलिए, आप कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान की बात आती है, वहां पर भी आप उल्टी लाइन पकड़ लेते हैं। पीएम अपने आप को फकीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते हैं? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूं, तो जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी। और भारत माता का जो नारा आप बोल रहे हैं उसका कानून बना दीजिए। आप कानून बनाएंगे तो कानून को फॉलो करेंगे। अब रहा सवाल जनगण मन का, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। मैंने कहा कि बिल्कुल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसको मानना पड़ेगा। अब प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करूंगा तो उसमें गलती क्या है? कोई गुनाह कर रहा हूं क्या मैं? डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं हुई अभी हिंदुस्तान में, इमरजेंसी तो नाफिज नहीं हुआ, तो मुझे पूरा राइट है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करूं, प्राइम मिनिस्टर से सवाल करूं। उसमें बुरी बात क्या है? लेकिन भारत माता की जय में प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना कैसे आ जाता है? भारत मां तो सभी के लिए है, उसकी जय बोलने में हर्ष क्या है? उसके लिए आपको कानून चाहिए। घर में अपनी माता को भी तो प्रणाम करते हैं सब। हाँ, जरूर जरूर जरूर। मैं अपनी माँ को उनके पैर पड़ता हूँ, अपनी माँ से दुआ लेता हूँ। और मुझे सिखाया गया है कि मेरी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मैं अपने मुल्क की पूजा नहीं करता, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ। और इसमें कोई मेरा मुल्क से वफादारी या मोहब्बत कम नहीं होती। आप कानून बना दीजिए कि हर हिंदुस्तानी को नारा कहना पड़ेगा, तो जब देख लेंगे। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे और अगर मैं नहीं बोलूंगा, आप कहने में बिना कानून के नहीं बोलूंगा, चाहे जिसने जो करना है वो कर ले। बिल्कुल, आप मेरा ये डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। डॉक्टर पात्रा, जो करना कर लीजिए, भारत माता की जय नहीं बोला जाएगा। नहीं, देखिए कोई बात नहीं है, वो नहीं बोले। मगर पहले तो ओवैसी साहब को मैं नमस्ते करना चाहूंगा। नमस्ते ओवैसी जी, बहुत दिनों बाद हम डिबेट कर रहे हैं। और दूसरा विषय है, ये जो 325 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इससे बहुत कुछ स्पष्ट दिख रहा है। ओवैसी साहब अभी थोड़ी देर पहले कनेक्ट नहीं हो पाए थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने चश्मे को साफ किया और इस चश्मे को पहना। मुझे लगता है बहुत सारे चश्मों को साफ करके पहनने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हकीकत जनता देख पा रही है, बहुत बड़े बड़े नेता नहीं देख पा रहे हैं। वाकई चश्मे को साफ करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, चूंकि मुझे लगता है ये डिबेट एक बड़े पर्सपेक्टिव में जाना चाहिए। ओवैसी जी भारत माता की जय कहना चाहे नहीं कहना चाहे एक अलग विषय है, मगर मुझे बुरा लगा था जब इन्होंने कहा कि मेरे गर्दन पे चाकू भी रख दो तब भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। ये एक अलग परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, वो नहीं कहना चाहिए था।
बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं लेके आता हूं इस डिबेट को। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले देखिए, हम टीवी चैनल ऑन करते थे, और मैं ये सब एरोगेंस से नहीं कह रहा हूं और मुसलमानों को भाई मानते हुए कह रहा हूं, ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे अपने हैं। टीवी चैनल ऑन करते थे तो सारे डिबेट में एक बात बताया जाता था कि 18 से 19% मुसलमान बंधु हमारे उत्तर प्रदेश में है। अब ये तय करेंगे कि सरकार कौन बनाएगा, ये अमूमन हर चैनल में ऐसे होता था। मैं हमेशा कहता था कि केवल ये 18% तय क्यों करेगी, 80% जमा 18%, 100% तय क्यों नहीं करेगी। कहीं ना कहीं एक नरेटिव देश में ऐसा बनाने की कोशिश की गई थी कि केवल और केवल माइनॉरिटी ओरिएंटेड राजनीति हो। जो 3 बड़ी पार्टी राजनीतिक फील्ड में उतरी हुई थी हमारे अलावा उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, उनका एक ही धुरी था, माइनॉरिटी अपीजमेंट। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल, और आज 325 सीट जस्टिस फॉर ऑल, सभी को न्याय मिले इसलिए हुआ है। और जब भी ओवैसी साहब कहते हैं कि याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम, याकूब मेमन को इसलिए फांसी मिली क्योंकि वो मुस्लिम था, तब मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खाई हिंदू और मुसलमानों के बीच इस देश में पैदा होता है। असाउद्दीन ओवैसी तो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा, कानून बनाइए तब बोलूंगा मैं। 20 सेकंड में अपनी राय रखिए, फिर ओवैसी साहब का टाइम है। नहीं, मैं इस बहस को उस डायरेक्शन में नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि नैरेटिव हमें बड़ा रखना है। आज योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के सीएम बने और वो भगवा पहन के आते हैं तो बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मैं बहुत सविनय निवेदन के साथ ओवैसी साहब से इतना ही कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब आप टोपी पहनते हैं, अचकन पहनते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, वाकई अच्छे दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उभर के आती है, तो हम आपको कम्युनल नहीं कहते। जवाब ओवैसी साहब। कई लोग आपको कम्युनल नहीं कहते, मगर भगवाधारी को हम कम्युनल क्यों कहे, उसको सेक्युलर क्यों ना कहे, ये नैरेटिव चेंज होना, ये विमर्श बदलना बहुत जरूरी है। ओके, रिप्लाई ओवैसी साहब जो डॉक्टर पात्रा ने बोला, फिर मैं अगले सवाल पर आ रहा हूं। देखिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बहुत सी बातें की हैं, वो बेचारे मेरे कपड़ों तक आ गए, मेरी ऐनक तक आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद उनको यही कहना था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने याकूब मेमन का जिक्र किया। भाई, अफजल गुरु की तारीफ तो महबूबा मुफ्ती ने की, मरहूम मुफ्ती साहब ने की, और वो आप उनके साथ अलायंस में है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। बेअंत सिंह के कातिलों को रिहा करने के लिए बादल साहब जाकर मिलते हैं कि उसको फांसी ना दे, आप उनके साथ अलायंस करते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। तमिलनाडु के रेजोल्यूशन, असेंबली में रेजोल्यूशन पास होता है कि राजीव गांधी के कातिलों को फांसी ना मिले, आप जयललिता के साथ सपोर्ट लेते हैं, उनको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देते हैं लोकसभा में। चौथी बात यह है कि मैं मुबारकबाद फिर से देना चाहूंगा कि बीजेपी ने इस मुस्लिम वोट बैंक के मिथ को तोड़ा। मुस्लिम वोट बैंक तो कभी था ना है ना कभी रहेगा, बल्कि उसके ऑपोजिट हमेशा रहा हिंदू वोट बैंक। छठी बात यह है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल की बात की। तो मुझे यह बता दीजिए कि आप ये भी कहते हैं कि हमको मुस्लिम औरतों का वोट मिला क्योंकि ट्रिपल तलाक का उसके बात की। एक भी आपने मुस्लिम महिला को टिकट नहीं दिया। और चौथी बात यह है कि आप अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल की बात करते हैं। आपकी कैबिनेट में कितने राजपूत मिनिस्टर हैं, कितने ब्राह्मण मिनिस्टर हैं, कितने ओबीसी मिनिस्टर हैं, कितने दलित मिनिस्टर हैं, उसको सुनिए, आप खत्म कर दीजिए, उसको मीडिया ने सामने रख दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल ये सिर्फ एक नारा है। और अगर ये बात सही है तो फिर आप ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए कहा, कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं मानते, फिर आप बोलते अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल। आप जाके एग्रीमेंट कर लेते हैं हरियाणा के जाटों से, वहां पर अपीजमेंट नजर नहीं आता। आप रिजर्वेशन देते हैं पटेलों को गुजरात में, वहां अपीजमेंट नजर नहीं आता आपको। तो यही पॉलिसी है कि बीजेपी सिर्फ नारों की बातें करती है, अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल। तो आप ही तो अपीजमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमानों का अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर क्या सच्चर कमेटी झूठी है, मिश्रा कमीशन झूठा है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट जो इस सरकार को दी गई थी क्या उसके फाइंडिंग झूठे हैं? अब आप ही फैसला कर लीजिए कि अपीजमेंट हुआ या नाइंसाफी हुई। नहीं, पर मुसलमान वोट बैंक तो बीजेपी नहीं करती, मुसलमान वोट बैंक तो मायावती करती हैं, अखिलेश यादव भी करते हैं,
कांग्रेस पार्टी भी करती है। जवाब डॉक्टर पात्रा 30 सेकंड में जवाब, क्विकली। देखिए, पहली बात जो ओवैसी साहब ने कहा, उन्होंने कहा मुस्लिम वोट बैंक होता नहीं है और हिंदू वोट बैंक होता है। ओवैसी साहब, अगर हिंदू वोट बैंक होता ना तो मंदिर की जमीन के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहा होता, और अगर मुस्लिम वोट बैंक नहीं होता तो एक 70 साल की शाहबानों को सड़क पे निकाल दिया गया था। उस समय देश के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के संसद में इसलिए इकट्ठे नहीं हो गए होते क्योंकि मौलवियों को वो पसंद नहीं था। एक महिला का अधिकार वहां छिन गया क्योंकि पूरे मुसलमान वोट बैंक की चिंता उस समय के राजनेताओं का था। मुस्लिम वोट बैंक नहीं होता तो कांग्रेस की एंटनी कमेटी की रिपोर्ट नहीं होती। और जहां तक हिंदुओं की बात है, मैं बिल्कुल दिल की बात बता दूं आपको ओवैसी साहब, आप कल मंदिर के ऊपर बोल रहे थे कि इसमें जो कोर्ट ने कहा, जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, वो उचित नहीं है। देखिए, इस पे समझने की बात है। और मैं पर आज डॉक्टर स्वामी ने क्या कह दिया? संबित पात्रा, आज डॉक्टर स्वामी ने कह दिया कि वो तो धमकी देने पे उतर आए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बहुमत होते ही कानून लेकर आएंगे। मुस्लिम समाज अभी मान ले, हम सरयू नदी के पार उन्हें मस्जिद बनाने देंगे। क्या आपको लगता नहीं है ये धमकी भरा अंदाज है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का? मेरे पास बाइट भी है, मैं बाइट सुनवाऊंगा आपको, मैं बाइट प्ले करवाता हूं, आप बाइट सुनिएगा और रिएक्शन दीजिएगा। वो बाइट प्ले करते हैं और आप बाइट पर रिएक्शन दीजिएगा। और मैं असाउद्दीन ओवैसी आपके पास भी आ रहा हूं, आप क्यों नहीं चाहते कि सुलह हो जाए इस पूरे मामले के अंदर? डॉक्टर स्वामी की बाइट। मुस्लिम समुदाय के लिए दो ही रास्ते हैं, ना उनको कुछ भी नहीं मिलेगा या उनको मस्जिद चाहिए तो सरयू नदी के उस पार बना सकते हैं। मैंने ये कहा कि आप नहीं मानोगे तो हमारे लिए तो रास्ता बहुत साफ है। तुम कोर्ट में फैसला चाहते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने साल चलेगी। निर्णय तो अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो हमारे पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है। वो निर्णय आने के पहले हम कर सकते हैं। देखिए, आप मान जाइए तो सरयू नदी के पार आपको मिल जाएगी मस्जिद, नहीं तो हम 2018 में राज्यसभा के तरीके से मंदिर बनवा लेंगे। क्या मतलब है डॉक्टर पात्रा इस बयान का, बताइए। मैं समझाता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछा गया कि क्या क्या तरीके हैं, कॉन्सेंसस जिसके लिए खुद स्वामी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर गुहार लगाई और जिसका नतीजा रहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य 2 जस्टिसों ने एक ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन दिया कि हम भी मीडिएट करने को तैयार हैं। दूसरी बात, उनसे पूछा गया और क्या उपाय है, उस विषय में इन्होंने बताया। मगर एक लार्जर पिक्चर में लाइए और इमोशनल नोट पे भी सुनिए। ये जो लोग कहते हैं, ओवैसी साहब जैसे लोग जो कहते हैं कि हम लोग, हमारी पार्टी और शायद हिंदू धर्म ये टॉलरेंट नहीं है, मैं आपको बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूं साहब, हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान में जहां राम जन्म हुए, हाथ जोड़ के उसके लिए इतने डिबेट्स हो रहे हैं। आप सोच के देखिए, विश्व में किस जगह ऐसा होता है? कहीं और विश्व में ऐसा हो सकता है क्या कि जहां इष्ट जन्मे हो? आप तो देखिए ओवैसी साहब, मैं आपकी कदर करता हूं, आप जिस दिन आपको मन करेगा कि मुझे आध्यात्मिक शांति चाहिए, आप तो हज पे चले जाएंगे, आप मक्का मदीना में जाके माथा टेक लेंगे, आपको शांति मिल जाएगी। मैं कहां जाऊंगा? आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा हुआ है। एक राम मेरे, उन्होंने जहां जन्म हुआ उसकी मिट्टी के लिए, उसके मंदिर के लिए मैं दर दर भिक्षा मांगते फिर रहा हूं, और फिर भी आप लोग कहते हैं कि हम लोग बदमाश हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि हम लोग सहिष्णु नहीं है। और सहिष्णु कैसे होता है आप बता दीजिए? पूरे विश्व में, जेरूसलम में, मक्का मदीना में, जहां भी बड़े बड़े संप्रदाय, उनके पंथ को मानने वाले, सबके वहां मंदिर, मस्जिद इत्यादि मौजूद है। मगर मेरे लिए क्या है ओवैसी साहब, आप बता दीजिए, मैं कहां जाऊं? आप तो हज में जाएंगे जी, मैं कहां जाऊं? असाउद्दीन ओवैसी साहब, 7 जनवरी 1993 से अयोध्या में रामलला की पूजा हो रही है, यानी करीब 24 साल हो गए हैं। अब अगर उधर मंदिर बन जाएगा तो आपको इसमें हर्ज क्या है? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि दोनों पक्ष आपस में बैठ के बात कर ले तो उसमें हर्ज क्या है? क्या आप नहीं चाहते कोई सोल्यूशन निकले? जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान लोग थे वो बूढ़े हो गए पिछले 24 साल के अंदर। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जस का तस है। और एक बात बताइए, इस देश का मुसलमान क्या औरंगजेब और बाबर की मस्जिद चाहता है इस देश के अंदर? मेरा बहुत सीधा और सटीक सवाल है आपको ओवैसी साहब, ओवर टू यू। ये मुल्क ना औरंगजेब का है, ना बाबर का है, ना राम का है। ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। संबित पात्रा जिस तरह से बोल रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है और हिंदुओं की आस्था के लिए वहां पर हम मुसलमानों के बात मानना पड़ेगा। मैं आपसे बड़ी इज्जत के साथ आपसे कह रहा हूं
कि ना मेरी आस्था ना आपकी आस्था पर मुल्क चलेगा। मुल्क चलेगा तो संविधान के ऊपर चलेगा, मुल्क चलेगा तो रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी पे चलेगा। मुल्क ऐसा नहीं चलेगा कि भाई मुझे सुकून मिलना है तो मैं बना दूंगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट में टाइटल का सूट है और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर नहीं बल्कि टाइटल और लीगल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर फैसला देगा। दूसरी बात यह है कि आप मुझसे कह रहे हैं औरंगजेब बाबर, आपको क्या मुझ में औरंगजेब बाबर नजर क्यों आता? मुझ में मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आजाद क्यों नजर नहीं आते? आप में नहीं, आप में नहीं। मैंने बात करी कि इस देश के मुसलमान को औरंगजेब और बाबर की मस्जिद चाहिए, मैंने ये सवाल पूछा, मैंने ये सवाल पूछा। आपने मेरे सवाल को ट्विस्ट कर अपने तरीके से। सुनिए जी सुनिए, मस्जिद ना बाबर की होती है, ना औरंगजेब की होती है, ना ओवैसी की होती है। मस्जिद अल्लाह की होती है। और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के संविधान में जो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके मुताबिक संपित भी जी सकते हैं, मैं भी जी सकता हूं। और मैं बताना चाह रहा हूं बीजेपी के लोगों के, मुझे सुकून यहां मिलता है, मैं हिंदुस्तान का हूं, हिंदुस्तान की मट्टी में पैदा और इसी मट्टी में इंशाल्लाह जाऊंगा मैं। रहा सवाल सुनिए, रहा सवाल मक्का और मदीना का, वो मेरा रिलीजियस एक फेथ है और उससे आपको उतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं संपित से कहूंगा कि आप मिस्टर मोदी से जाकर कहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में कह दीजिए कि रोज इसकी हियरिंग करवाइए। जिस तरह समर हॉलिडेज में सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक की रोज हियरिंग कर रही है, इसको करवा दीजिए। अगस्त तक बगैर रोके रोज हियरिंग करवाइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाकर कहते? सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आपने जजमेंट बना दिया। ऑब्जर्वेशन है और माजी में 6 मरतबा कोशिश हो चुकी है। मैं मैं आखिर में बता रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी गलत कह रहे हैं। जब तक ये मसला सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, कोई भी सरकार पार्लियामेंट में बिल नहीं बना सकती। अगर लीगल पोजीशन अभी मानना है तो सरयू नदी के पार आपको जमीन मिल जाएगी, मस्जिद बना लीजिए। नहीं तो 2018 में वापस राज्यसभा है, कानून लाएंगे, मंदिर बना देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर टाइटल के ऊपर मस्जिद क्या बनती है तो इंशाल्लाह मैं दोबारा मस्जिद बनाऊंगा। अगर टाइटल नहीं है तो मैं क्यों बनाऊंगा अपनी मस्जिद को? डॉक्टर पात्रा काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके, संबित पात्रा, रिप्लाई संबित पात्रा। देखिए, अभी ओवैसी साहब ने जो जवाब दिया उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि केस जो है वो एक टाइटल सूट है, आस्था का विषय नहीं है। जबकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक सेंटिमेंटल अर्थात आस्था और सेंसिटिव अर्थात संवेदनशील विषय है। आप देखिए, ये फर्क है। ओवैसी साहब के लिए ये केवल एक टाइटल सूट है, अर्थात केवल एक जमीन की टुकड़ी है और कुछ नहीं है। वो जमीन की टुकड़ी पाने के लिए लड़ रहे हैं। मेरे लिए, संबित पात्रा के लिए और मुझ जैसे करोड़ों हिंदुओं के लिए, जिनके लिए भगवा का बहुत अर्थ होता है, भगवा केवल एक धर्म का प्रतीक नहीं, भगवा बलिदान का प्रतीक है। मेरे लिए मेरे राम का जन्मभूमि केवल एक जमीन की टुकड़ी नहीं है, वो सिर्फ एक टाइटल सूट नहीं है, वो है तो मैं हूं। राम से मेरी आस्था है, राम से मेरा जीवन है। अमीश भाई, आप और मैं नहीं रहेंगे, राम अनेकों 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 जन्म तक सदैव रहेंगे। जवाब ठुकरा नहीं सकता है। इसलिए ये नहीं, सुन लीजिए ये फर्क है। दूसरा, ओवैसी साहब ने कहा संविधान के हिसाब से चलना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ओवैसी साहब, सबके लिए बड़ा संविधान है। मैं तो पार्लियामेंटेरियन नहीं हूं, मगर ओवैसी साहब बहुत वर्ष के पार्लियामेंटेरियन हैं। आपने शायद कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति देखी होगी जो संविधान में रखा, जो पार्लियामेंट में है, उसके पन्नों को पलटाइए। एक पन्ने में राम खड़े हैं धनुष लेके, दूसरे पन्ने पे कृष्ण खड़े हैं शंख लेकर। अरे, कॉन्स्टिट्यूशन में जब राम और कृष्ण बने हुए हैं तो आपको क्या लगता है? बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे जो फोर फादर्स थे वो लोग कम्युनल थे। और तीसरी बात, बिल्कुल संविधान के साथ चलना चाहिए, तो ट्रिपल तलाक भी तो संविधान के हिसाब से ही होना चाहिए। ट्रिपल तलाक पर आ रहा हूं, लेकिन मेरे को एक सवाल पूछना है। कोर्ट कह रही है मैं ट्रिपल तलाक पर आ रहा हूं, लेकिन आपसे एक सवाल। असउद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने को तैयार हैं। तो ओवैसी साहब को दिक्कत क्यों है जब फिरंगी महल को दिक्कत नहीं है? बताइए। और सब पे बात मैंने जो पोजीशन रखा है वो पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम इंतजार करेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस मसले को तय करे। दूसरी बात यह है कि संपित के बयान से आप बार बार देख रहे हैं कि राम की बात कर रहे हैं। यकीनन राम एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, मगर याद रखिए अगर इस मुल्क का सेकुलरिज्म, मुल्क का रूल ऑफ लॉ और अगर हम आस्था की बुनियाद पर फैसले करना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा। तो अगर आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप मुल्क को बचाएंगे या फिर आप अपने आस्था को बचाएंगे। हिंदुस्तान हम तमाम की आस्था से बड़ा है। रहा सवाल संविधान का, ये बात करते हैं ट्रिपल तलाक की, और अच्छा खालिद रशीद फरंगी महल को ये कहना चाहिए कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेटेड स्टैंड क्या है। मैं आपको स्टेटेड स्टैंड बता दिया हूं। अब आप आते हैं ट्रिपल तलाक के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बताइए क्या सवाल है आपका ट्रिपल तलाक के ऊपर। मैं ट्रिपल तलाक पर आता हूं, लेकिन उससे पहले भगवा से इतनी परेशानी क्यों दिखाई देती है, इतनी एलर्जी क्यों दिखाई देती है असाउद्दीन ओवैसी को, मैं ये जानना चाहता हूं। अगर मुसलमान टोपी डाले या कोई टोपी डाले तो वो तो सेकुलर हो जाता है, लेकिन अगर हिंदू भगवा डाल रहा है तो वो कम्युनल है, ऐसा क्यों? भगवा से असाउद्दीन ओवैसी को एलर्जी क्यों है? मेरा सीधा और बहुत डायरेक्ट सवाल है आपको ओवैसी साहब, ओवर टू यू। मैं आपको तारीख के थोड़ा औराख पलटाकर पीछे लिख जाना चाह रहा हूं हिस्ट्री में जी। जब आरएसएस पर बैन खत्म हो रहा था तो सरदार पटेल ने आरएसएस से कहा था, गोलवारकर को लेटर लिखकर, कि तुमको हिंदुस्तान का जो फ्लैग है उसको मानना पड़ेगा और लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले तक गोलवालकर सिर्फ भगवा झंडे को मानते थे, हिंदुस्तान के नेशनल फ्लैग को नहीं मानते थे। और ये जो मैं बात कह रहा हूं सरदार पटेल के लेटर्स में बात शामिल है। गोलवालकर ने कहा था कि हम इस तिरंगे को नहीं मानते, ये तीन इसमें आगे गलत है, हम सिर्फ भगवा को मानते हैं। ये बात सावरकर ने भी लिखी थी। तो अब आप बता दीजिए कि आप भगवा को मानेंगे या फिर नेशनल फ्लैग को मानेंगे? अरे तिरंगे को तो माना जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने तो आपसे पूछा भगवा से आपको एलर्जी क्यों है, मैंने तो आपसे पूछा क्या आपको भगवा से एलर्जी है? आज आप आर पार की इस टक्कर में खुलकर बोलिए, क्या असाउद्दीन ओवैसी को भगवा से एलर्जी है, बताइए। मुझे फख्र है अपने तिरंगे पर और मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं अपने तिरंगे को देखता हूं, और वही मेरा झंडा है, दूसरा मेरा कोई झंडा नहीं है। किसी और का झंडा हो सकता है, उनको मुबारक। अब योगी भगवा डालते हैं तो आप कहते हैं वो कम्युनल है। ओके, जवाब संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ट्रिपल तलाक पर आ रहा हूं और फिर योगी पर आ रहा हूं। देखिए मैं ओवैसी साहब को जवाब दूं। ओवैसी साहब ने कहा कि हाँ राम तो अच्छा है मगर हिंदुस्तान ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए राम और हिंदुस्तान पर्यायवाची हैं, ये अलग नहीं हो सकते, ये सिविलाइजेशनल है, सांस्कृतिक विषय है ये, इसको धर्म के आधार से देखने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी तो गांधी जी सेक्युलर थे, गांधी जी कम्युनल नहीं थे, इसलिए राम को और हिंदुस्तान को पृथक पृथक करके देखने की कोशिश करना अर्थात गांधी की फिलॉसफी ऑफ राम राज्य पर धक्का देने की कोशिश है। दूसरी बात, ओवैसी साहब अगर मैं सही हूं तो मैंने आपका एक यूट्यूब में वीडियो देखा था, पता नहीं वो वीडियो वेरीफाइड है या नहीं है, मगर उस वीडियो में आपने कहा था कि आपने राम का अट्टहास उड़ाया था, मजाक उड़ाया था। आपने कहा था राम की मां ने जाके कहां राम को जन्म दिया, राम जन्मभूमि के विषय में बताते हुए, और आपके सामने जो क्राउड थी उसने ताली बजाया था, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। इसलिए मैं जानता हूं आपके मन में राम को लेकर कितना सम्मान है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से बहुत वर्ष पहले एक भाषण दिया था और मैं उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं, यूट्यूब में जाके सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि पूजा करने की पद्धति, उपासना करने की पद्धति बदलने से पुरखे नहीं बदल जाते हैं। और उन्होंने इंडोनेशिया और अफगानिस्तान का भी उसमें एग्जाम्पल दिया था। राम मेरे और आपके दोनों के पूर्वज हैं, पूर्वजों के साथ मजाक नहीं। हम आपस में राजनीतिक रूप से लड़ सकते हैं मगर जो देश अपने पूर्वजों का रेस्पेक्ट नहीं करता, अपने संस्कृति को भूल जाता है। परसों ही हाईकोर्ट उत्तराखंड ने परसों गंगा को पहली लिविंग एंटिटी, पहला जीवंत धड़कने वाला एंटिटी बताया है भारतवर्ष का। तो क्या हाईकोर्ट गलत थी? आप मानते हैं हाईकोर्ट के इस विषय को या नहीं मानते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष के भूमि पर पहला जीवन कोई था तो वो मेरी मां गंगा थी, गंगा। ओवैसी साहब जवाब। डॉक्टर पात्रा जब यूट्यूब की बात
बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कर रहे हैं, तो उसमें यूट्यूब में एक और तकरीर भी है, शायद संपित ना भूल जाएं, कि अगर कोई एक मुसलमान को मारेगा तो हम 100 को मारेंगे, अगर कोई एक मुस्लिम लड़की को उठाएगा तो हम 100 को उठाएंगे। तो ये भी यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर यह भी है संपित साहब कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अंग्रेजों को माफीनामा दिया था, तो आप देशभक्ति का भाषण मुझे मत सुनाइए। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भगवा, आप देखिए भगवा, बार बार आप भगवा का सवाल कर रहे हैं। अगर कोई ये कहेगा कि हिंदुस्तान का कल्चर हिंदू राष्ट्र की तरह होगा तो मैं नहीं मानता। कल्चरल नेशनल का मतलब अगर कोई ये निकालेगा, कोई कहेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा। आपका कल्चर है, आप चलिए, मगर जहां पर आप ये कहेंगे कि नहीं ये हिंदुस्तान आपका होली लैंड है, फादर लैंड है, जो सावरकर ने कहा, हिंदुस्तान मेरे लिए होली लैंड नहीं है ना फादर लैंड है। हिंदुस्तान मेरा एक वतन है, मैंने इसके लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। सन 57 की जंग आजादी से लेकर उस वक्त कोई आरएसएस या कोई भगवा के लोग नहीं थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वतन अजीज के लिए हमने बहुत कुछ कुर्बान किया और कुर्बान करेंगे। और यहां पर जो कोशिश की जा रही है कि एक ही कल्चर का गलबा होगा, एक ही कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा, एक ही रिलीजन को सुप्रीमेसी होगी। ये सुनिए अमित साहब, एक मिनट, आधा मिनट। एक ही कल्चर होगा। कहां हिंदुस्तान में एक ही कल्चर है? यहाँ पे हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और मुसलमान भी है। बिल्कुल, यहाँ पर तो सब है, बिल्कुल, आप सब है, तो आप कैसे कह रहे हैं बिल्कुल इस बात को? क्या आपको बिल्कुल, लगता आपने नहीं सही, इससे आप लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर उस कौम में जिस कौम से आप आते हैं? जनाब, मैं बहुत खुलकर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, आप खुलकर पूछिए, मैं खुलकर जवाब दे रहा हूं। मैं तो बदनाम हूं अपनी बातों से, आपको फिर से कह रहा हूं। आप ही के सवाल में कर रहे हैं, ये आरोप आप पर लगाया जाता है। सुनिए, आप अपनी कौम में डर पैदा करते हैं और फिर इसका फायदा उठाते हैं, ये आप पे आरोप लगाया जाता है। आपके नहीं, ठीक है, आरोप जी, आप थोड़ी देर आप जरा सुनेंगे। आप बताइए। आप जरूर मुझ पर आरोप लगाइए, और अगर कोई मुझ पर लगाता है तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने ही अभी कहा था भगवा के बारे में, अब जब मैं उसका जवाब दे रहा हूं तो आप उसको गलत समझ रहे हैं। आप किसी रंग पर चलिए, मगर अगर आप ये कहेंगे कि हिंदुस्तान हिंदू नेशन बन जाएगा, हिंदू फोर फादर्स का है, हिंदू कल्चर को मानना पड़ेगा, होली लैंड मानना पड़ेगा, फादर लैंड मानना पड़ेगा, तो नहीं भाई साहब। हमारे फोर फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें लिख दिया गया था कि प्लुरलिज्म, सेकुलरिज्म और डाइवर्सिटी इस मुल्क की रूह है। अगर ये चीज कमजोर हो जाएगी तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। यकीनन ये देश दुनिया में मुनफरिद, ये देश मुनफरिद है। इतने तहजीब, इतने मजहब के मानने वाले कहीं पर दुनिया में नहीं मिलेंगे। जवाब संबित। मैं सिर्फ 10 सेकंड में सवाल आदरणीय ओवैसी साहब से पूछना चाहूंगा। ओवैसी साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि परसों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो कहा कि द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ भारत, ऑफ इंडिया, इज गंगा, मदर गंगा। आप इससे सहमत हैं या नहीं है? क्योंकि गंगा कोई हिंदू थोड़े ही है, गंगा एक विचार है, गंगा एक भावना है। आप इस भावना से अपने को जोड़ के देखते हैं, हाईकोर्ट के इस डिसीजन को वेलकम करते हैं, या आप इसे नकार देते हैं? उसी से मालूम पड़ जाएगा आप किस प्रकार की सोच रखते हैं। जी क्विकली ओवैसी साहब, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं ट्रिपल तलाक पर आ रहा हूं। देखिए, यही तो परेशानी है कि संपित पात्रा ये चाहते हैं कि उनके जो मजहबी उसूल हैं, जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जब तक मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा मैं इस मुल्क का लॉयल नहीं हूं। आप होते कौन है मुझे नेशनलिटी का सर्टिफिकेट देने वाले? बिल्कुल, तो छोड़ दीजिए ना। आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, मैं स्टैंड करूंगा। मेरे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आप सपोर्ट अगर नहीं करना चाह रहे, आप सपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो आप खामोश रहिए। मगर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे आप नेशनलिस्ट नहीं है। मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं, मैं पेट्रियोटिक हूं। और जो नेशनलिज्म का दर्स आरएसएस और बीजेपी दे रही है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम तमाम लोग इस मुल्क की प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, सेकुलरिज्म खत्म कर दें और इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दें। नहीं, आप कह रहे हैं, संबित, एक सेकंड, जी, एक सेकंड मुझे दीजिए अमित जी, एक सेकंड।
देखिए ओवैसी साहब, आपने अभी अच्छी बात कही थी। आपने कहा था सबसे बड़ी कुछ बात होती है तो वो संविधान होता है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो अपहोल्ड करते हैं, संविधान को अपहोल्ड करते हैं। अगर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि गंगा सबसे सर्वप्रथम प्राणी है इस भारतवर्ष में विचारों के आधार पर, तो इन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर दी या कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया? कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड ही किया। इन्होंने कोई हिंदू धर्म के विषय में जजमेंट तो नहीं दिया, इन्होंने भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जजमेंट दिया, जिसको आप मानने को तैयार नहीं है। ये संबित पात्रा ने नहीं बोला कि गंगा सबसे पहले लिविंग एंटिटी है भारतवर्ष में, ये हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे कहा। तो आप तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को ही नकार दे रहे हैं और आप मेरा नाम लगा रहे हैं, आप भगवान का नाम लगा रहे हैं। ठीक है, हमने कब कहा? ठीक है, चलिए ठीक चलिए है। ओवैसी साहब। आपका रिलीजियस बिलीफ जी, आपका रिलीजियस बिलीफ है, अच्छा है। आप पहले गंगा को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। सिर्फ गंगा के बारे में इतना मत बोलिए, गंगा को जरूर साफ कर लीजिए और बताइए देश के सामने 2019 में आपने कितना गंगा को साफ किया, और सामने आ जाएगा। साफ तो बहुत कुछ करना है। मैं अब अगले सवाल पर आता हूं। आपके साथी, संसद में आपके साथी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भगवाधारी उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना है। आप खुश हैं? आपकी लोकसभा से योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आप खुश हैं? तो देखिए, आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि ये आप एक ग्रेडेड क्वेश्चन कर रहे हैं। मगर अगर आप जब सवाल कर रहे हैं तो मैंने जब उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया उसी वक्त मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने फैसला दिया है, इसका हम रेस्पेक्ट करते हैं। बीजेपी को इख्तिदार मिला, ये बीजेपी का प्रोरोगेटिव है कि वो किसको बनाए, उन्होंने इनको बना दिया है। मगर आपसे बता रहा हूं कि कल हथरास में 3 गोश्त की दुकानों को जला दिया गया। देवबंद का नाम बदलने की बात बीजेपी के एमएलए ने कर दी। बरेली की मस्जिद के ऊपर जाकर बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। ये तमाम वाकयात हो रहे। और कल मीरठ में ये जो रोमियो स्क्वाड ने क्या किया, 2 फैमिलीज रोड पर लड़ लिए, उसका वीडियो वायरल हो चुका है। आपने उनको कानून में बुक कर दिया। फैमिलीज की लड़ाई है, औरतें लड़ रही है रोड पे और उसमें वो बुक कर दिया। यानी आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के रूप में बीजेपी अपना भगवा एजेंडा चलाना चाहती है, ये आपका आरोप है। ओके, लेकिन आप खुश नहीं है, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ के बनने से? आपने उनको आपने मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा, आप खुश हैं? आपके लोकसभा के साथी मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन आपने इलीगल मुसलमानों का बचाव कर लिया। सुनिए, मैं खुश हूं या नहीं खुश हूं, और आप तो बहुत खुश हैं, मुझे यकीन है कि आपने लड्डू खाए होंगे। आपको मुबारकबाद देता हूं। आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, नहीं आप, मैं यकीनन आप बहुत खुश हुए होंगे, आप मिठाई खाए होंगे, मुबारक है, आपकी जमहूरियत है, आप बराबर। लोकतंत्र बिल्कुल आप मिठाई आप खाने चाहिए जनाब, आपको भी लड्डू खाने चाहिए। जब वोट पड़ता है तो हम सबके लिए, हम सबके लिए ऊपर होता है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होता और आपके लिए नहीं होता, वो संबित पात्रा के लिए भी होता है उतना ही इम्पोर्टेंट जितना उस दर्शक के लिए होता है जो टेलीविजन स्क्रीन के उस पार देख रहा है। जनाब जी ओवैसी, मैंने कहा ना, मैंने तो कहा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने जो फैसला दिया है हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। अब खुशी ना खुशी क्या है, डेमोक्रेसी है, आवाम ने फैसला दिया है और आवाम ने उसको फैसला दिया। अब हम देखेंगे, मगर एक हफ्ते के अंदर ये जो 3-4 वाकयात हुए हैं, और आखिरी बात यह है कि अब स्लॉटर हाउस को बंद करने की बात हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 11,600 करोड़ का नुकसान होने जाएगा। अब आप ही बताइए कि हम सारी दुनिया में क्या मैसेज देने जा रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है गोश्त का, बफलो मीट का। अब उसके ऊपर बंद करने की बात हो रही है। भगवा कारण पर क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर पात्रा? देखिए, एक तो थोड़ा सा बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है, थोड़ा मजाक भी कर ले। आपने अभी ओवैसी साहब को कहा कि वो लड्डू खाएंगे। आप तो खा सकते हैं अमीश भाई लड्डू, मगर ओवैसी साहब लड्डू कैसे खा सकते हैं? वो भी भगवा रंग का होता है लड्डू, इसलिए वो लड्डू तो नहीं खाएंगे खैर, और खाया भी नहीं होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के पश्चात। मगर जो ये सैफ्रनाइजेशन का पूरा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है और एक हफ्ते का जो उन्होंने ब्यौरा दिया है, देखिए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो इसी प्रकार के एक नैरेटिव को बेचने की कोशिश की जा रही थी कि मोदी जी पूरे देश में इंटॉलरेंस फैला देंगे, और कुछ मैन्युफैक्चर्ड इंटॉलरेंस की कहानियां भी हमने देखी थी। और आज यही लोग जिन्होंने इस प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था वो चुप है, क्योंकि बिजनेस के मामले में रैंक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें भी भारत ऊपर चला गया है, इकोनॉमी में भारत आगे चला गया है। डिमोनेटाइजेशन के समय किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद बोल रहे थे कि मुसलमान
सुनसान इलाके में जो एटीएम है उसमें पैसे नहीं है, उल्टा पड़ गया। आप देखिए आज 325 सीटें मिली है क्योंकि लोगों को फायदा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का नैरेटिव बोल के एक डिविजिव एजेंडा चलाने का काम बहुत लोग करते हैं, मगर उसका लाभ किसको हो रहा है और उसका नुकसान किसको हो रहा है यह भी दुनिया देख रही है। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, केवल एक व्यक्ति अगर भगवा पहनता है आप उसको एक चश्मे से देखें, ये उचित नहीं है। आप जी मैं डॉक्टर पात्रा असदुद्दीन ओवैसी आपके पास वापस आ रहा हूं। ओवैसी साहब, मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब लूंगा और रैपिड फायर राउंड भी करूंगा। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक और सबसे जोरदार आर पार की टक्कर। आप पे आरोप लगा रहे हो ओवैसी साहब कि आप भगवा एजेंडा चला रहे हैं। 10 सेकंड में जवाब पात्रा साहब, आप भगवा एजेंडा चला रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल हम भगवा एजेंडा चला रहे हैं। भगवा का अर्थ है बलिदान। योगी भी बलिदानी है, मोदी भी बलिदानी है, अमित शाह भी बलिदानी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी आर पार की टक्कर। इस समय मेरे साथ संबित पात्रा बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता और असदुद्दीन ओवैसी साहब बने हुए हैं। इस दौर में मैं संबित पात्रा आप कुछ कह रहे थे और ओवैसी साहब कुछ हाथ खड़ा कर रहे थे कुछ कहने के लिए। मैं रैपिड फायर राउंड पर भी आऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है ओवैसी साहब, आप बार बार बात कर रहे हैं कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ के जरिए अपना भगवा एजेंडा चलाने की कोशिश करती है, लेकिन यही बात आपने 2014 में कही थी जब नरेंद्र मोदी शासन में आए थे। क्या आपको लगता नहीं है आप समय से पहले अपनी राय बना रहे हैं? और जहां तक बूचड़खानों की बात है, जहां तक एंटी रोमियो स्क्वाड की बात है, अगर महिलाओं की रक्षा हो तो आपको हर्ज क्या है? और अगर इलीगल बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में बंद होते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप जो इलीगल स्लॉटर हाउस की एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो इलाहाबाद की, इसका परमिशन दिसंबर 2016 तक था। वहां की उस वक्त की सरकार ने इलेक्शन शुरू होने की वजह से उसको रिन्यू नहीं किया, उसको अब इलीगल कहेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि 5 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं। अब आप बता दीजिए, सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं। जी तो ये जो मैंने आपके सामने, ये जो सब आपके सामने जो मैंने वाकयात सामने रखे हैं, इसके ऊपर आप गौर करके देखिए कि हफ्ते भर में ही इस तरह के वाकयात पेश आए हैं। अब आगे आगे देखिए क्या होता है, और जरूर आप और हम फिर मिलेंगे, फिर डिस्कस करेंगे और आवाम देखेगी, जनता देखेगी और फैसला करेगी। जवाब डॉक्टर पात्रा 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ रहा हूं। जहां तक बूचड़खाने का सवाल है, हमने तो बिल्कुल अपने लोक कल्याण पत्र में, संकल्प पत्र जो घोषणा पत्र होता है उसमें डिक्लेयर किया हुआ था। और ये जो 325 सीट मिली है जनता ने सोच समझ के दिया है। तो एक ओवैसी साहब या 4-5 लेफ्ट के नेता कुछ कह दे तो उससे सच्चाई नहीं बदल जाती है। सैकड़ों करोड़ों जनता से पूछ के ये संकल्प पत्र में डाला गया था और उनको ये पसंद आया, इसलिए उन्होंने वोट दिया। क्योंकि उन्होंने हमें वोट दिया और हम सीएम बने हैं तो हम वही करेंगे जो जनता चाहती है, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। भगवा एजेंडा चला रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हो ओवैसी साहब कि आप भगवा एजेंडा चला रहे हैं। 10 सेकंड में जवाब पात्रा साहब, आप भगवा एजेंडा चला रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल हम भगवा एजेंडा चला रहे हैं। भगवा का अर्थ है बलिदान। योगी भी बलिदानी है, मोदी भी बलिदानी है, अमित शाह भी बलिदानी है। आप देखिए, पहले भोग की सरकार चलती थी, तब भोगी लोग बैठे थे, अब योगी आ गया तो इनको परेशानी हो गई। जी, योगी आ गया तो परेशानी हो गई। अब रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हो ओवैसी साहब। बहुत सीधा सवाल, बाबरी मस्जिद आपके लिए आस्था का सवाल है या सिर्फ नाक का, बताइए। और ये रैपिड फायर राउंड है, 5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। बाबरी मस्जिद इंसाफ का सवाल है। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की मजबूती का सवाल है। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ पे चलेगा या आस्था की बुनियाद चलेगा, ये मेरा मानना है। संबित पात्रा, राम मंदिर सहमति से या जोर जबरदस्ती से? राम हमेशा ही सहमति के प्रतिमूर्ति थे। राम खुद मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हमेशा प्रेम का प्रतीक होता है। मंदिर वही है जहां राम का जन्म हुआ, मगर सहमति से, प्यार से।
ओवैसी साहब, मुसलमानों के लिए विकास जरूरी है या बाबरी मस्जिद जरूरी? मुसलमानों के लिए इंसाफ जरूरी है। इंसाफ होगा तो विकास भी होगा, मस्जिद की भी हिफाजत होगी। इंसाफ नहीं होगा तो दोनों भी नहीं होंगे। संबित पात्रा, आपके लिए 2019 तक राम मंदिर, हाँ या नहीं? 2019 तक राम मंदिर। देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, राम थे, हैं और सदैव रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर कभी राजनीति नहीं करती है। अगर आप कहेंगे राजनीति करती है तो मैं उसका उत्तर यही दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो मेजॉरिटेरियन आस्था, अगर करोड़ों खरबों लोग यहां पर राम की आस्था रखते हैं तो कोई तो उस आस्था के प्रति भी खड़ा होगा, या सब लोग केवल उसके विरुद्ध ही खड़े होंगे? हम उसके पक्ष में खड़े हैं जिसके पक्ष में करोड़ों जनता खड़ी है। ओवैसी साहब, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में से ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री कौन? मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद अगर किसी ने माइनॉरिटीज के लिए कुछ आगाज किया, पूरा तो नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि सच्चर कमेटी हो या मिश्रा कमीशन हो, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को बनाया, मगर यूपीए 1 में मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, यूपीए 2 में वो काम नहीं कर सके, तो मैं समझता हूं मनमोहन सिंह को क्रेडिट मिलना जरूरी है। यूपीए 1 बेहतर कौन? यानी आपकी राय में डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहतर है। ट्रिपल तलाक आपको लगता है बैन हो जाना चाहिए इस मुल्क के अंदर? क्विकली ओवैसी साहब। मसला सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे कहना यह है कि आर्टिकल 29 के तहत मैं आर्टिकल 29 की तरफ हूं, जो फंडामेंटल राइट है, जो मुझे अपने कल्चर के प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बेबाक राय रखने के लिए, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर संबित पात्रा और असदुद्दीन ओवैसी साहब, सीधी टक्कर में, आर पार की टक्कर में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।